हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां आपको पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अगर आप डी ट्रिपल एसपी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी की उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं है, तो फरवरी मार्च तक का नोटिफिकेशन का वेट करिए। मार्च में आपके आने की संभावना है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। डी ट्रिपल एसपी का तो दूसरा नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो उसमें भी वैकेंसीज है और काफी ज्यादा वैकेंसीज है, 400 वैकेंसीज लगभग हैं। तो आपको उसकी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि डी ट्रिपल एसपी की ये दूसरी वैकेंसी है। पहली वैकेंसी तो 2023 वाली है, 2024 वाली है, वो तो हमारा एग्जाम होने ही वाला है, उसके बाद फिर से वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे क्लास 10th की, और हमारा ये चैप्टर चल रहा था, 5वां चैप्टर चल रहा था हमारा। ठीक है, जन संघर्ष और आंदोलन। इसमें हम देख रहे थे कि जो आंदोलन होते हैं, जन संघर्ष होते हैं, जो पीपल्स स्ट्रगल, वो क्या होते हैं, उनसे एक तो लोकतंत्र को बनाने के लिए जन संघर्ष किया जाता है, और दूसरा लोकतंत्र बनने के बाद भी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कुछ आंदोलन किए जाते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने नेपाल की क्लास देख ली थी पहली, और ये वाला जो टॉपिक है वो आपका सिविक्स वाला, अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें क्या है, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक नेपाल एंड बोलिविया। तो नेपाल और बोलिविया का हम देख रहे हैं। नेपाल के कुछ क्वेश्चंस है जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो वो भी मैंने बता दिया था कहां से पढ़ने हैं आपको, इग्नू का मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब क्या है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में नेपाल के बारे में क्या दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम। अप्रैल माह था 2006 का, जब जंग संघर्ष ये चलना शुरू हुआ था, तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले की जो पृष्ठभूमि थी वो हम देखते हैं। 1990 का दशक था और तीसरी लहराई लोकतंत्र बनाने के लिए देशों की, जिसमें नेपाल प्रमुख देश था। नेपाल को तीसरी लहर में माना जाता है जब उन्हें लोकतांत्रिक देश बनाया जा रहा था। पहले यहां राजतंत्रात्मक था, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर अग्रसर थे नेपाल के लोग। तो नेपाल के जो राजा थे वो औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा था, लेकिन जो सत्ता थी वो सत्ता किनके हाथ में थी, निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में थी उस समय पर। 1990 की बात चल रही है, आगे कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो राजा वीरेंद्र थे उन्होंने कर तो लिया था, ये संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन एक कत्लेआम हुआ, उनके जो उनका घर था उस घर में कत्लेआम हुआ जिसमें राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। और वीरेंद्र के बाद कौन बना था, राजा ज्ञानेंद्र बने थे, और इन्होंने सत्ता को उलट दिया। पहले जो लोकतंत्रात्मक था, मतलब संवैधानिक राजतंत्रात्मक था, उसे हटाकर क्या कर दिया, उन्होंने फिर से राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया। और इसी से ही आंदोलनकारी थे वो नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक काम और किया था कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, मतलब जो निर्वाचित सरकार थी, वो सरकार सही से काम नहीं कर पा रही थी, इसका फायदा भी उठाया राजा ज्ञानेंद्र ने। अब फरवरी 2005 की बात हो रही है कि राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्हें हटाकर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। कब, फरवरी 2005 में प्रधानमंत्री को हटा दिया और जनता के द्वारा निर्वाचित जो सरकार थी उसे बिल्कुल हटा दिया। अब कहा कि यहां पर केवल राजतंत्रात्मक व्यवस्था मानी जाएगी। इसी के बाद दो महीने बाद अप्रैल में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और इन्होंने एक मांग की कि जो सरकार की बागडोर है वो राजा के हाथ से हटाकर फिर से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को दी जाए। और इसके लिए केवल एक पार्टी नहीं संगठित हुई, एक पार्टी ने ही काम नहीं किया, वहां पर 7 पार्टी थी। तो याद रखना है, 7 पार्टी अलायंस, एसपीए कहा जाता है। तो 7 पार्टी अलायंस ने, मतलब 7 पार्टियों ने अलायंस किया अपना, गठित हुई, एक साथ आई और उन्होंने काठमांडू में एक बंद का आयोजन किया। इस बंद के आयोजन का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि 1-1 लाख लोग आने लगे और कर्फ्यू तोड़कर लोग सड़कों पर आ गए। जो राजा इनका विरोध कर रहे थे और उस राजा को भी चुपचाप बैठना पड़ा और इन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि 21 अप्रैल को अल्टीमेटम दिया कि आंदोलनकारी इकट्ठे होंगे, 4 से 5 लाख आंदोलनकारी आएंगे और राजा का विरोध करेंगे। अगर आपने 24 अप्रैल तक हमारी बातों को नहीं माना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया आंदोलनकारियों ने। तो राजा ने क्या
किया, आधे अधूरे मन से पहले तो मान लिया कि कुछ जो रियायतें थी उन्हें दे दिया कि ऐसा करो कि इनकी बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों को ही स्वीकार किया। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा आंदोलनकारियों को, और उन्होंने कहा कि हमें पूर्णतः एक संसद चाहिए, जो संसद पहले से काम कर रही थी वो संसद हमें फिर से चाहिए, और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में ही पूर्ण सत्ता होनी चाहिए। 24 अप्रैल को अल्टीमेटम था 2006 में, और इसकी अंतिम दिन था। इन्होंने मांगों को मान लिया, राजा ने मांगों को मान लिया, और किन्हें बनाया गया, जो एसपीए के गिरजा प्रसाद थे, गिरजा प्रसाद कोइराला, नाम याद रखना है आपको, इन्हें पहला अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, तो एसपीए के थे ये, एसपीए मतलब 7 पार्टी अलायंस था जो, उसके गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था। 24 अप्रैल को ये बातें मान ली गई थी। अब इसके बाद संविधान के निर्माण पर काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना है, नई संविधान सभा का गठन करना है। ठीक है, तो संसद फिर से बहाल हुई और अपनी बैठक को कानून पारित करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इन कानून के सहारे राजा की जो अधिकांश शक्तियां थी वो वापस ले ली गई थी। नई संविधान सभा का निर्वाचन करने के तौर पर एसपीए और माओवादी के बीच सहमति बन गई। अब ये माओवादी वही माओवादी है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये लोगों ने पहले कत्लेआम मचाना शुरू किया था, और बाद में इन्होंने कहा कि हम भी गवर्नमेंट के साथ आएंगे और गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक शासन सत्ता बनाएंगे और संविधान के अनुरूप ही काम करना शुरू करेंगे। तो इसमें एसपीए के साथ माओवादी भी मिल गए। अब ये नॉर्मल हो गए थे, अब कत्लेआम नहीं मचा रहे थे। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राजतंत्र को कब खत्म किया गया था नेपाल में? 2008 में खत्म कर दिया गया था। और क्या बनाया था? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया नेपाल। कब बना? 2008 में बन गया था। 2015 में नए संविधान को अपनाया गया था यहां पर, और नेपाल के लोगों का संघर्ष था वो पूरे विश्व में जो लोकतंत्र प्रेमी थे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया कि देखिए हमने बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से अपने देश के राजतंत्रात्मक व्यवस्था को खत्म कर लिया। जनता के हाथ में इतनी पावर है कि उन्होंने कुछ काम भी नहीं किए और फिर भी राजा को डर की वजह से इस तरह के कदम उठाने पड़े कि फिर से संसद को बहाल किया गया, एक नए संविधान का निर्माण किया गया, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाया गया और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो इतना हो गया आपका नेपाल के बारे में कि नेपाल के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? एक तो एसपीए और माओवादी एक साथ मिलकर आए थे जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था। 2008 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया था, नए संविधान का निर्माण 2015 में किया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब तो ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या हो रहा है नेपाल में नए लोकतंत्र को निर्माण के लिए इस तरह के क्या किए जा रहे हैं, जन संघर्ष किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बोलीविया के जल युद्ध के बारे में। ठीक है, तो जो नेपाल और पोलैंड की जो कहानियां थी उनमें तो क्या हो रहा है कि लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जो बोलीविया है, बोलीविया में पहले से ही लोकतंत्र है। बोलीविया की जो सत्ता थी वो लोकतंत्रात्मक सत्ता थी, लेकिन इनके साथ कुछ कमियां आई और उन कमियों के लिए ही एक युद्ध हुआ, मतलब एक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के चलते नेपाल जो बोलीविया की जो सरकार थी उसे लोगों की बातों को मानना पड़ा था। तो क्या क्या वहां पर भी कंडीशन आई थी वो भी हम देख रहे हैं। तो पानी का जो निजीकरण था, क्या हुआ था, जो बोलीविया की सरकार थी, बोलीविया की सरकार को क्या बोला गया था, जो बाहर की, जैसे क्या होता है कि अपने यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बाहर से ऋण लेना पड़ता है। अगर हम अपने देश के बाहर से ऋण लेते हैं, जैसे हमने विश्व बैंक से ऋण लिया, तो विश्व बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को मानना जरूरी है। अगर वो कंडीशन नहीं मानोगे तो विश्व बैंक आपको लोन नहीं देगी। इसी वजह से क्या हुआ था, बोलीविया में भी इस तरह की कंडीशन आई। तो बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया था। तो पानी के निजीकरण के खिलाफ चल रहा है बोलीविया में, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। ठीक है, तो इसका पता चलता है कि लोकतंत्र जीवंत है और जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। केवल लोकतंत्र बनाने में ही नहीं, लोकतंत्र बनने के बाद भी इस तरह के संघर्ष चलते रहते हैं। तो बोलीविया लातिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहां की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने का दबाव डाला था।
ठीक है, गरीब देश है। अगर उन्होंने कहा कि हमसे पैसे चाहिए तो आप क्या करिए, जो वहां की नगर पालिका है, नगर पालिका के पास में था पूरा जलापूर्ति के लिए, जलापूर्ति करा रही थी नगर पालिका, तो उन्होंने कहा नियंत्रण छोड़िए आप, अब प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए। तो सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसी होती है, इंटरनेशनल मतलब मल्टीनेशनल कंपनी होती है, एक राष्ट्र में ही इनकी कंपनी नहीं होती है, कई राष्ट्र में इनकी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। तो ये कंपनी ने क्या किया, जो पानी का दाम था, जैसे पानी 10 रुपए पर लीटर मिल रहा है तो उसे 40 रुपए पर लीटर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह की कंडीशन आ गई वहां पर अपना मुनाफा कमाने के लिए, क्योंकि कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का क्या होता है कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है वो, उन्हें लोगों के हित की कोई परवाह नहीं होती है, उन्हें अपना प्रॉफिट बनाना है, बस यही काम होता है जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका, ठीक है। तो जो पानी की कीमत थी वो 4 गुना तक हो गई। अब एक व्यक्ति जो वहां पर गरीब है, पहले ही हमने बताया लैटिन अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का गरीब देश है, और यहां पर एक व्यक्ति की जो मंथली इनकम थी वही 5,000 रुपए थी, जबकि पानी की कीमत ही 1,000 रुपए उनकी जाने लगी। 1,000 रुपए वो पानी में ही खर्च करने लगे, बाकी के जो 4,000 थे उससे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो लोगों के बीच में दंगे भड़केंगे बेशक, क्योंकि अब दिक्कत क्या हो रही है, जो आपके पास पैसा है, जिस पैसे को आप कमा रहे हैं उसे कहीं और खर्च कर सकते थे, जबकि एक जो पानी जैसी चीज है जिसे सरकार को फ्री में प्रोवाइड कराना चाहिए, अब उनके लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ रहा है। यही दिक्कत आ गई बोलीविया के लोगों के सामने। तो उन्होंने क्या किया, जन संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो सन 2000 की बात है, जनवरी की, श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन हुआ, ठीक है, याद रखना, सन 2000 में, जनवरी सन 2000 में एक गठबंधन हुआ, किनके बीच में, श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच, ठीक है। और इन्होंने कहा कि शहर में 4 दिनों के लिए एक हड़ताल करना जरूरी है, और जब 4 दिन की हड़ताल हुई तो यह हड़ताल सफल हड़ताल के रूप में हमने देखी। तो सरकार बातचीत के लिए राजी हो गई, और इसमें जो हड़ताल हो रही थी उस हड़ताल को वापस लेने की बात कर दी गई। अब यहीं पर गड़बड़ क्या होती है कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बोलीविया का जो पानी का संघर्ष है उस संघर्ष में कौन कौन शामिल है, तो आपको श्रमिक नहीं दिखाई देगा, जबकि श्रमिक होना जरूरी है, आपको दिख रहा है, यहीं गड़बड़ हो जाती है आपके क्वेश्चन में। तो याद रखना है कि जो अलायंस बना था उसमें कौन कौन शामिल थे, श्रमिक शामिल थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे, और उसके साथ साथ सामुदायिक जो लोग थे, नेता थे, वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो अब ये हड़ताल को वापस तो ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ भी सरकार ने बाद में बातें नहीं मानी। यही होता है सरकार का कि सरकार ने पहले कहा कि हाँ हम बातें मानेंगे, बातचीत करो, बातचीत करने के लिए आए, उन्होंने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन सरकार ने बातचीत में कोई भी हल नहीं निकाला। फिर फरवरी में आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसमें पुलिस की बर्बरता भी देखने को मिली। पहले तो सरकार ने क्या किया था, जैसे ही हड़ताल हुई तो सरकार ने कह दिया कि ठीक है चलो बातचीत करते हैं, लेकिन अगली बार जब बातचीत नहीं हुई तो फरवरी में फिर से आंदोलन शुरू हुआ। अब फरवरी में जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने कहा बात तो हम मानेंगे नहीं, तो क्या करना चाहिए, अब पुलिस का सहारा लिया सरकार ने, और उन लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। तो मार्शल लॉ लगने की वजह से वहां के जो लोग थे उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो गए, और ये अत्याचार कौन कर रहा है, वही लोकतांत्रिक सरकार कर रही है जिसका चुनाव लोगों ने अपना वोट देकर किया था। तो सरकार को आंदोलनकारियों की बातें माननी पड़ी, क्योंकि जो लोग थे वो पीछे हटने को राजी ही नहीं थे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनके साथ एक करार किया गया था। करार क्या होता है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है कि देखिए हम 1 साल तक पानी देंगे, ठीक है, और 1 साल तक सरकार को कोई भी अधिकार नहीं रहेगा इस क्षेत्र में। और यही जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को वापस लेना पड़ा सरकार को कि अब हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो जनता है वो इसके लिए पूरा विरोध कर रही है, हमारी सरकार ही उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। इसे ही हमें क्या कहा गया, बोलीविया में क्या कहा गया, इसे कहा गया बोलीविया का जल युद्ध, वाटर वॉर ऑफ बोलीविया। तो याद रखना है, वाटर वॉर ऑफ बोलीविया क्या है, फरवरी में एक जन आंदोलन हुआ था सन 2000 में, जिसमें पानी के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसे पानी को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कह दिया गया था। फिर बाद में लोगों
के द्वारा विरोध किया गया और सरकार ने इसे वापस ले लिया। समझ में आया पूरा बोलीविया का? तो अब आगे के पॉइंट देखते हैं कि फिर क्या हुआ, लोकतंत्र और जन संघर्ष क्या है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष जो निकलने हैं वो हम देखेंगे। दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट के निष्कर्ष हम देखेंगे। तो इन दोनों ही स्टोरी के अलग अलग अर्थ देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि जो नेपाल में क्या चल रहा था, आंदोलन जो चल रहा है वो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए था, जबकि बोलीविया में जो आंदोलन चल रहा था वो निर्वाचित सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, उससे एक मांग थी, वो मांग को पूरा करने के लिए ये वाला आंदोलन चल रहा था। तो बोलीविया का जो जनसंघर्ष था वो सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चलने वाले जो आंदोलन थे वो देश की राजनीति की नींव को ही बदलने वाले काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेपाल में किस तरह का आंदोलन था और बोलीविया में किस तरह का आंदोलन था। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे थे, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग स्तर पर देखने को मिले थे। नेपाल में क्या हुआ था, तो इनके अंतर जो थे, इनके बावजूद भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र में जो चीजें हैं वो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक होती हैं। जो भी संघर्ष चल रहे हैं, जो भी हमारे देश में अतीत है, जैसे हमारे देश का ही आप मान के चलिए, हमारे देश में क्या था, हमारे देश में ब्रिटिश की सरकार थी। ब्रिटिश की सरकार होने के बाद हमने एक ऐसी व्यवस्था की मांग की जिससे हम फैमिलियर थे। कौन सी थी? वो संसद वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही हम मांग कर रहे हैं। और किसका मांग कर रहे हैं? जो हमारा अतीत है, उस अतीत को लेकर ही हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संघर्ष के ये उदाहरण है और दोनों ही घटनाओं पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिले थे। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया था। अब जन समर्थन, मैंने बताया था आपको कि जन समर्थन, जनता के हाथ में इतनी पावर है कि वो देश की सरकार को बदलने के लिए भी काबिल होती है। तो ये तो आपको पता ही है, और यही हुआ था दोनों ही जगह पर। बोलीविया में भी जनसंघर्ष इतना भयंकर हो गया कि जो सरकार थी उसने कहा कि सत्ता बदल जाएगी, हमें लोगों की बात माननी चाहिए। और नेपाल के जो राजा थे वो भी डर गए कि इस तरह का जो आंदोलन हो रहा है, जहां 5-6 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर आ रहे हैं एक व्यक्ति के खिलाफ, तो उसे इस तरह का भय देखने को मिला और उसने सरकार को बदल दिया। ठीक है, इसी तरीके से पूरे विश्व में इसी तरीके से हमें देखने को मिला है। जैसे अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बनी, वहां ब्रिटिश का उदाहरण दिया था हमने। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकले, इन जो उदाहरण थे, ये दोनों उदाहरण थे, इससे 3 निष्कर्ष निकले। ठीक है, तो तीनों निष्कर्ष को हम देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अगर हम निष्कर्ष देखें तो लोकतंत्र का जो जनसंघर्ष था उसके जरिए विकास होता है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष होता है, उसके जरिए विकास होता है। सीधी सीधी लाइन आपको स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिलेगी, ये क्लियर है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं वो आम सहमति से हो सकते हैं, जहां और ऐसे फैसलों के पीछे एक तरह का संघर्ष ना देखने को मिले। फिर भी इसके अपवाद ही कहा जाएगा इस तरह का कि जैसे अपने देश में मान के चलिए अभी अपने यहाँ पर 370 हटी थी। ठीक है, तो उसके लिए भी विरोध आपने देखने को मिला था ना। तो इस तरह के विरोध होते ही होते हैं। और सबसे बड़ा विरोध अभी किसान आंदोलन हुआ था, आपने देखा अपने देश में किसान आंदोलन हुआ। वो क्या था? वो सरकार के खिलाफ ही था। ठीक है, जो सरकार है सत्ता में, अभी गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ था। जो यहाँ के किसान थे, किसानों ने आंदोलन किया और दिल्ली में आंदोलन हुआ था। आपने देखा, पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की। क्यों? क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए एक नियम लाए, 3 नियम आए थे और उन तीनों नियमों के खिलाफ ही किसान थे कि ये तीनों नियम बिल्कुल हटाने चाहिए। और सरकार को इतना हद तक मजबूर कर दिया, वो तीनों नियम हट ही गए। ठीक है, उसमें संशोधन की भी बात नहीं हुई। लोगों ने नहीं माना, किसानों ने नहीं माना कि हम इसमें संशोधन करें। बातचीत की भी कई बार बात हुई कि बातचीत करके देख लीजिए, आप इसमें संशोधन करके देख लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें संशोधन ही नहीं करना, हमें पूरा हटाना है। इसी तरीके से लोकपाल बिल आया था, तो लोकपाल बिल में भी आपने देखा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो जनसंघर्ष होते हैं वो संघर्ष इस तरीके से हावी होते हैं कि सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। लोकतंत्र के जो निर्णायक घड़ी होती है वो अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। और ऐसी घड़ी कब आती है? जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, या फिर वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया हो रही हो। तो क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि लोकतंत्र में जो जनसंघर्ष होते हैं वो कब कब आ सकते हैं, वो तब आते हैं जब तीन प्रक्रियाएं होती हैं। पहली, लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो कोई देश है जहां लोकतंत्र नहीं है, कोई भी व्यवस्था हो सकती है, राजतंत्रात्मक हो सकती है या कोई भी हो सकती है, तो उससे लोकतंत्र की ओर वो जा रहा हो। या फिर लोकतंत्र पहले से है, उस लोकतंत्र का और अधिक विस्तार किया जा रहा हो। जैसे कई देशों में क्या होता है कि केवल मताधिकार पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। अब महिलाओं ने वहां पर क्या कर दिया, एक जनसंघर्ष कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। और इसके साथ ही तीसरी विशेषता है कि लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत किया जा रहा हो, जहां पर जनता की बात सुनी जा रही हो, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनी जा रही हो। केवल उन लोगों की जो सत्ताधारी होते हैं उन लोगों की ही बात को नहीं माना जा रहा हो कि एक बार चुनकर आ गए तो अब सारी बातें इनकी मानी जाएंगी। ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में जो भी जनता चाहती है वही काम किए जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जनता द्वारा लिए गए निर्णय सही हैं या गलत है, इस बात का निर्णय नहीं करता है लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल इस बात का पुष्टि करता है कि हमने एक अधिकार दे दिया जनता को, लोगों के हाथ में अधिकार दे दिया कि आप निर्णय लो, वो निर्णय सही है या गलत है, इसमें लोकतंत्र कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेता है। तो निर्णय लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। समझ में आया इतना पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए ही होता है। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक संघर्ष होते हैं उनका समाधान किनके द्वारा हो जाएगा, जनता की व्यापक लामबंदी के द्वारा। तो संभव क्या है कि कभी कभी संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थान मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी एक संघर्ष हुआ, ठीक है, उस संघर्ष का निर्णय कौन लेगा, वहां की सरकार ले सकती है, जैसे हमारी संसद है, ठीक है, तो संसद भी ले सकती है। न्यायपालिका तो बहुत भूमिका निभाती है। आपके जो आपके लोग हैं उनमें संघर्ष हो रहा है, कोई भी अगर जैसे जनता का सरकार के खिलाफ संघर्ष हुआ तो वो कहां जाएगा, ये न्यायालय में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब राज्य का सरकार के खिलाफ भी संघर्ष हुआ तो भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो इनकी भूमिका होती है, लेकिन अब विवाद ही ऐसा हो गया कि हमें भाई एकदम सटीक निर्णय चाहिए। जो जनता है वो जनता चाहती है कि भले ही ये चीज सही है या गलत है। अब जैसे बोलीविया का संघर्ष था पानी को लेकर, पानी का निजीकरण, ऐसे ही अपने यहां पर हो जाए कि जो अभी निजीकरण हो रहा है रेलवे में, वो निजीकरण के खिलाफ संघर्ष होना शुरू हो जाए कि निजीकरण हमें नहीं करवाना है रेलवे का। अब ये जाएगा न्यायालय में, न्यायालय ने कहा कि देखिए निजीकरण तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि निजीकरण के कुछ प्रॉफिट है ना, कि पहले तो कोई कंपनी है, उस कंपनी से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सरकार क्या कहती है, उसे हम बेच देते हैं और उसमें कुछ सुधार किए जाएंगे प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, जिससे वो हमें प्रॉफिट में ले आएगी। ये होता है निजीकरण का। दूसरा, वहां पर स्वच्छता भी देखने को मिलेगी। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि जो वहां पर उनके पास संसाधन है उनका रखरखाव भी ढंग से कर सके। रेलवे में ऐसा देखने को मिलता है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, वहां पर जो प्राइवेट लोग होंगे, प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो इस तरह के काम कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से निर्णय आएगा कि जनता के खिलाफ ही निर्णय हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जनता कह रही है भले ही हमारे लिए सही हो या गलत हो, हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए। तब आती है जनता सामने और ये विवाद बहुत गहरा हो जाता है। फिर जनता को चाहिए होता है हम संघर्ष करके सीधे अपना न्याय खुद ही करेंगे और न्याय करके जो हमें चाहिए वही हमें चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो समाधान होंगे इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनसे बाहर यानी जनता के माध्यम से होते हैं। तो लोकतांत्रिक जनसंघर्ष में क्या होगा, जो निर्णय आएंगे मतलब जो समाधान होंगे वो किनके द्वारा होंगे, जनता के द्वारा होंगे। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जो भी मोबिलाइजेशन होंगे, ठीक है, वो राजनीतिक संगठन के आधार पर ही होते हैं। राजनीतिक संगठन जितना अधिक मजबूत होगा आपकी बात को उतने ही दूरी तक पहुंचाया जा सकता है, उतने ही दिनों तक चलाया जा सकता है। अगर लोकपाल बिल को पास करने के लिए वहां पर जंतर मंतर पर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती तो आपको क्या लगता है सरकार इस तरह की बातें मानती?
क्या जो अभी किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इतना सटीक नहीं बनाते वो कि लोग वहां रह ही नहीं पाते और सरकार का विरोध नहीं कर पाते, तो कुछ दिनों बाद ही वो उठ के चले जाते कि हमें भी काम करना है और काम करने के बाद हमें भी अपने यहाँ पर फसल उगानी है। किसान उठ के चले गए, जब उठ के चले गए तो विरोध करने वाले लोग कहां बचे? जब विरोध करने वाले लोग नहीं बचे तो इस तरह के निर्णय खत्म हो जाते हैं, सरकार भी उन पर ध्यान नहीं देती। बहुत से ऐसे केस आपने देखने को मिल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अभी जैसे देखिए पश्चिमी बंगाल में ही एक व्यक्ति है, अभी की ही न्यूज है, कुछ दिन पहले की, 4-5 दिन पहले की भी न्यूज है कि एक वहां पर इतना बुरा हाल है कि जो रिपोर्टर्स हैं, तो रिपोर्टर्स की हत्या कर दी गई है और रिपोर्टर्स की हत्या की जा रही है। सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? लोग इनका क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जो रील होती हैं, शेयर की जाती हैं, जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया में इस तरह की बातें क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि उनके खिलाफ लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे ना। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब सरकार को इस तरह की बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो संगठित राजनीति में कई माध्यम हो सकते हैं और ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल वो होते हैं जो राजनीति में सीधे सीधे हिस्सेदारी लेते हैं। कोई भी राजनीतिक दल, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये है ना, तो ये पार्टीज हैं, ये राजनीतिक दल कहलाते हैं। इसके साथ अगर हम बेल, सेल, गेल इनकी बात करें, जो कंपनी है, जो महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, 13 महारत्न कंपनियां हैं, सारी कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, 13 कंपनीज के नाम आप याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपका बन जाता है जीएस में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये सरकार में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। ये सरकार से कहते हैं कि देखिए हमारा भी एक प्रभाव है देश में, कई लोगों पर प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो सरकार को हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, और अगर सरकार का वो सहयोग ना करें तो सरकार बन भी ना पाए, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो उन समूहों को क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दबाव समूह। ठीक है, तो ये दबाव डालते हैं, केवल बाहर से दबाव डालेंगे, सरकार में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, बाहर से दबाव डालेंगे और उनके अनुसार नीतियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा। तीसरे होते हैं आंदोलनकारी समूह। तो आंदोलनकारी समूह तो आपको पता ही है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो एग्जांपल दिया है आपकी एनसीईआरटी में। उसके साथ साथ किसान आंदोलन समूह होते हैं। ठीक है, तो किसान यूनियन होती है ना, भारतीय किसान यूनियन, ये आपने नाम सुने होंगे, ये भी आंदोलनकारी समूह है। इनका भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लड़ते रहते हैं और इनका एक संगठन बना रहता है कि जब भी किसानों के खिलाफ कोई भी नीति आएगी तो हम सबको इकट्ठा होना है और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखना है। समझ में आया? तो तीनों ही पॉइंट, राजनीतिक समूह, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। अब बात करते हैं कि 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, कुछ लाइनें थी, 2 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आ सकता है। तो ये लाइन लिखी हुई थी, तो 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और 1987 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम क्या था? कित्तिको हक्केबो। ठीक है, तो तोड़ो और रोपो। ठीक है, कित्तिको हक्केबो, ये आपको याद रखना है। ये कब शुरू हुआ था? 1987 में शुरू हुआ था। ठीक है, तोड़ो और रोपो नाम से इसका आंदोलन का नाम था। तो ये आपको नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं दोनों, तो ये रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या क्वेश्चन आएगा कि आंदोलन का नाम है कित्तिको हक्केबो, ये कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था और कर्नाटक सरकार ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम क्या था? कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड कंपनी। तो कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड कंपनी कब बनी थी? 1984 में। क्या ये सरकारी कंपनी है, सरकार के द्वारा बनाई गई थी? यस, सरकार के द्वारा बनाई गई थी, कर्नाटक सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी का जो भी पॉइंट है वो हम अगली क्लास में रखेंगे। 2 क्लास और होने वाली है, तीसरा और चौथा लेक्चर इस पे आएगा। उसके बाद 6वां चैप्टर हम शुरू करेंगे, इसमें 4 क्लास होंगी, 7वें चैप्टर में 3 क्लास होंगी और 8वें चैप्टर में 1 क्लास होगी। तो टोटल मिला के आपकी 12 क्लासेस होने वाली है, जिसमें से 1 क्लास आपकी हो गई है, 11 क्लासेस और रहेंगी। 25 तारीख तक, 25 जनवरी तक मैं इसे पूरा खत्म करा दूंगा। ओके, समझ में आया? अब मैं टारगेट ओरिएंटेड होके क्लास लूंगा, टारगेट के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास चलेगी। मैंने अपना टारगेट बना लिया, आपको टारगेट दे दिया 100 डेज का प्लान, वो आप कंप्लीट करिए। बाकी का जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैंने अपना टारगेट बना लिया है। इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपकी रेडी हो गई है, इकोनॉमिक्स की क्लास भी आएगी, तो आप बने रहिए, आप क्लासेस आपकी लगातार आती रहेंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आया लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।